गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्ते। हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हमने गौड़ जनजाति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। गौड़ निवास क्षेत्र, गौड़ का अर्थ क्या है, गौड़ का अर्थ खोंडा है, खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रकार उनके निवास क्षेत्र, आकेट, आकेट में आपने कृषि, आकेट के तरीके, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं गौड़ जनजाति की समाज एवं संस्कृति। गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में आज पढ़ेंगे हम। गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति, तो इसमें पहले बिंदु में पढ़ते हैं गौड़ जनजाति पितृतात्मक समाज में रहते हैं। इन गौड़ जनजाति पितृतात्मक समाज है, जिसमें ये निवास करते हैं। अपने वंश पिताजी के नाम से जाना जाता है, इसलिए गौड़ पितृसत्तात्मक जनजाति है, जो इनका वंश है पिताजी के नाम से जाना जाता है। और आगे इसमें पढ़ते हैं गौड़ जनजाति पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पिताजी की मृत्यु होने पर पैतृक संपत्ति संपत्ति का बंटवारा उनके पुत्रों में किया जाता है। यानी गौड़ जनजाति पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति का बंटवारा उनके पुत्रों में किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं परिवार में बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है। यानी कि संयुक्त परिवार है, पिताजी के जाने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में, तो उस परिवार में जो सबसे बड़ा होगा वो उस परिवार का मुखिया होगा। इस प्रकार से गौड़ जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज है, जो हम इनके बारे में ज्ञात कर रहे थे। आगे अपन बात करें गौड़ जनजाति में सेवा विवाह, विनियम विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है। गौड़ जनजाति में सामाजिक समारोह का आयोजन प्राकृतिक स्रोत
के पास किया जाता है। जैसे जल स्रोत के पास में या आम के वृक्ष के नीचे आयोजित किया जाता है। शादी के समय अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। इन गौर जनजाति में सेवा विवाह, बीनियम विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है। गौर जनजाति में सामाजिक समारोह का आयोजन प्राकृतिक स्रोतों के पास में किया जाता है, जैसे जल स्रोत के पास में या आम के वृक्ष के नीचे इनके आयोजित किए जाते हैं। शादी के समय अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार हम गौर समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आगे अपन पढ़ते हैं। गौर जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। गौर जनजाति के गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। गांव के पुजारी गौड़ जनजाति में पुजारी या पुरोहित को देबारी कहते हैं। घोड़ों में आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। गौड़ जनजाति के पुजारी या पुरोहित को देबारी कहते हैं तथा गांव में आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। आगे अपन पढ़ें। गांव पुरोहित या देबारी करती है, गांव में आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है। गांव के चौकीदार होता है जिसे कोतवार कहते हैं। विद्यार्थियों, गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं? कोतवार। ध्यान रखना, गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं, ताकि वो गांव की क्या कर सके? चौकीदारी। इस प्रकार से अपन गौड़
जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पिताजी की मृत्यु किस समाज में रहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति का बंटवारा किसमें किया जाता है? उनके पुत्रों में किया जाता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? उस परिवार के बुजुर्ग, जो परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। गौड़ जनजाति में सेवा विवाह, यानी को एक लड़के को लड़की के घर 3 या 4 महीने तक वहां रहना पड़ता है तथा आर्थिक काम करना पड़ता है। उसके बाद विवाह का प्रस्ताव तय किया जाता है, जिसे सेवा विवाह कहते हैं। उसके बाद शादी होती है, यानी कि लड़का वधु पक्ष की यहाँ लगभग 2 या 3 महीने तक रहता है। उसके बाद लगन उसकी शादी या पक्की होती है। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह का मतलब है खरीद कर, पैसों से खरीद कर विवाह या कन्या का मूल्य लेना विनिमय विवाह कहलाता है। हरण विवाह, यानी कि लड़की कहीं परिवार में सो रही है तो उसको रात को उठाकर लेके जाना हरण विवाह कहलाता है। विधवा विवाह, जैसा कि भारत सरकार राजस्थान का विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी प्रकार से विधवा विवाह का प्रचलन भारत में भी है, भारत सरकार में भी है। बड़ा विधवा हो गई है, यदि नाबालिग है, विधवा हो गई तो उसके लिए संभव होता है। तो गौड़ जनजाति में सामाजिक समारोह में आयोजन प्रकृति के स्रोत के पास होता है, जैसा कि जल स्रोत के पास में या आम के वृक्ष के नीचे उनके शादी समारोह होता है। शादी के समय अनिष्टि से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। किसका किया जाता है? अनिष्टि से बचने के लिए रामधुनी का। गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है विद्यार्थियों कि पटेल किसे कहते हैं या मुकादम किसे कहते हैं? तो गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। गौड़ जनजाति में पुजारी या पुरोहित होता है, जिसे देवारी कहते हैं। देवारी किसे कहते हैं? गांव के पुजारी या पुरोहित को देवारी कहते हैं। विद्यार्थियों, गांव के आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। यदि उनमें कोई आपसी विवाद हो जाता है तो उसका बंटवारा कौन करती है? गांव की पंचायत करती है। और गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल। गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। चलो इनको मिटाते हैं, फिर आगे और लिखते हैं समाज और संस्कृति के बारे में। आगे अपन बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति के बारे में अगले बिंदु में। गौड़ी भाषा द्राविडियन से संबंधित है। किससे संबंधित है विद्यार्थियों? द्राविड़ भाषा से। गौड़ी भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित होती है तथा गौड़ लोग गौड़ी भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित होती है तथा गौड़ लोग मुख्य रूप से ये तमिल व कन्नड़ भाषा बोलते हैं। गौड़ी भाषा द्रविड़ गौड़ी भाषा द्रविड़ भाषा द्रविडियन भाषा परिवार से है। गौड़ लोग तमिल व कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कन्नड़
हैं। यानी कि गौड़ी भाषा द्रविड़ भाषा से परिवार से संबंधित है। गौड़ लोग तमिल व कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कई गौड़ लोग हिंदी मराठी व तेलुगु भाषा बोलते हैं। यानी कि कई गौड़ लोग हिंदी मराठी व तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। आगे अपन बात करें गौड़ जनजाति के बारे में, तो गौड़ जनजाति के लोग नृत्य व नाचते भी हैं। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। सांद पूर्णिमा को रात भर नाचते हैं और वह गीत गाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व और उत्सव मनाते हैं। सांद पूर्णिमा को रात भर नाचते हैं व गीत गाते हैं। स्त्रियां और पुरुष साथ में नाचते हैं। स्त्रियां और पुरुष साथ में भी नाचते हैं। यानी गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व और त्योहार मनाते हैं। पूर्णिमा की रात भर नाचते हैं व गीत गाते हैं। स्त्रियां और पुरुष साथ में नाचते हैं। इस प्रकार रात भर वो आनंद लेते हैं गाने का। आगे बात करें धूलिया जाति घोड़ों में गाय जाती है। यानी कि धूलिया जाति घोड़ों में गाय जाती है। प्रधान घोड़ों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर सुनाते हैं। यानी कि धूलिया जाति गायक जाति है तथा प्रधान घोड़ों की मान्यता और इतिहास को लोगों गाकर सुनाते हैं। प्रधान के कथानुसार घोड़ों के भगवानों के जन्म के बाद मां ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। प्रधान के कथानुसार घोड़ों के भगवान के जन्म
जन्म के बाद मां ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन मां पार्वती ने उन्हें सहारा दिया। लेकिन फिर आगे लिखते हैं, लेकिन शंभु महादेव ने इन्हें गुफा में कैद कर दिया। गौड़ भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है। गौड़ लोग तमिल व कन्नड़ बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? तमिल और कन्नड़। कौन बोलते हैं? गौड़ी लोग। और कई बार गौड़ लोग हिंदी और मराठी और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य गीतों के साथ पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। पूर्णिमा की रात भर नाचते हैं और गीत गाते हैं, आनंद लेते हैं। स्त्रियां और पुरुष सब वहीं नाचते हैं। धूलिया जाति की गौड़ गायक जाति है। धूलिया जाति गौड़ों में गायक जाति है। प्रधान गौड़ की मान्यता और इतिहास को गाकर सुनाते हैं। प्रधान जाति है वो गौड़ों की मान्यता और इतिहास को गाकर सुनाते हैं। प्रधान के अनुसार गौड़ की भगवान ने जन्म देने के बाद मां उन्हें बेसहारा छोड़कर चली गई। लेकिन मां पार्वती ने उन्हें सहारा दिया। लेकिन शंभु महादेव ने इन्हें गुफा में कैद कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। घोड़ों के नायक पैंडी कंपार लिंगम ने देवी जंगूबाई के सहयोग से घोड़ों को गुफा से आजाद करवाया। गोंड लोग गुफा से गौड़ लोगों को गुफा से चार समूह में बाहर निकाला गया। इसलिए घोड़ों में चार वर्ग बन गए। पूरक, केवट, धीवर और रावत। इन चार वर्गों को सजा कहते हैं। विद्यार्थियों जानते हैं, प्रधान के कथनानुसार घोड़ों के भगवान के जन्म के बाद मां उन्हें बेसहारा छोड़ करके चली गई थी। लेकिन मां पार्वती ने उन्हें सहारा दिया। लेकिन महादेव जी ने उन्हें गुफाओं में कैद कर दिया। गौड़ के नायक पहाड़ी कंपार लिंगम ने देवी जंगूबाई के सहयोग से
गुफा से आजाद करवाया। गौड़ लोगों को गुफाओं से 4 समूह में बाहर निकाला गया, इसलिए इसमें 4 वर्ग बन गए, पूरक, केवट, धीवर और रावत। इन 4 वर्गों को सगा कहा जाता है। ध्यान दें विद्यार्थियों, आगे अपन बात कर रहे हैं गौड़ जनजाति के लोग। गौड़ जनजाति के लोग मनोरंजन के लिए मुर्गों को आपस में लड़ाकर मनोरंजन करते हैं। यानी कि गौड़ जनजाति के लोग मनोरंजन के लिए मुर्गों को आपस में लड़ाते हैं और मनोरंजन करते हैं और जादू टोनों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते हैं तथा रात्रि जागरण भी करते हैं इस प्रकार गौड़ों की जनजाति और समाज और संस्कृति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, गौड़ों के और 2-3 पॉइंट रहे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं समाज और संस्कृति के अंतर्गत। बड़ा देव, पैन देव, शंभु महादेव, इनके बड़ा देव, पैन देव, शंभु महादेव, इनके प्रमुख देवता है छोटी माता देवी और शीतला माता की पूजा करते हैं। बड़ा देव, पैन देव, शंभु महादेव इनके प्रमुख देवता है। छोटी माता व शीतला माता की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं। बड़ा देव देव दशौरी और देव दशौरी को नर बलि देते हैं। यानी कि बड़ा देव, पैन देव, शंभु महादेव इनके प्रमुख देवता है। छोटी माता देवी और शीतला माता की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं तथा देते श्री बड़ा देव को नर बलि भी देते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू है, लेकिन प्रकृति की पूजा करते हैं। गौड़ों का मानना है कि भगवान
वनों में निवास करते हैं। यानी अधिकांश गौड़ हिंदू है लेकिन प्रकृति की पूजा करते हैं। इन गौड़ों का मानना है कि भगवान वनों में निवास करते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं, गौड़ जनजाति के लोग, गौड़ जनजाति के लोग मर्त शरीर को जलाते तथा दफनाते भी है। गौड़ जनजाति के लोग मर्त शरीर को जलाते तथा दफनाते भी है। इनका मानना है कि आत्मा अजर और अजर व अमर है। इस प्रकार हम बात करते हैं समाज और संस्कृति की गौड़ जनजाति के बड़ा देव, पार्श्वनाथ देव, शंभु महादेव इनके प्रमुख देवता है। और बात करें सोड़ी माता और शीतला माता की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं। बड़ा देव देतेश्वरी को नर बलि भी देते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू है लेकिन प्रकृति की भी पूजा करते हैं। इन गौड़ों का मानना है कि भगवान वनों में निवास करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग मर्त शरीर को जलाते तथा दफनाते भी है। इनका मानना है कि आत्मा अजर और अमर है। आगे अपन बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति और इनके बारे में, के आधुनिक संपर्क के बारे में। आधुनिक समाज से किस प्रकार से संपर्क है, किस प्रकार से इसमें बदलाव आया है, इनके बारे में आज अध्ययन करते हैं। यानी कि आधुनिक संस्कृति से इनके संपर्क में किस प्रकार से रहन सहन, खान पान व इनके क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। गौड़ लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण कई नई बस्तियों का विकास हुआ है। बस्तियों का विकास हुआ है तथा इन बस्तियों में विद्यालय, चिकित्सालय, बैंकिंग आदि सुविधा उपलब्ध होने के कारण श्रमिक प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होने के कारण बस्तियों का विकास हुआ है तथा इन बस्ती में विद्यालय, चिकित्सालय, बैंकिंग आदि सुविधा उपलब्ध होने के कारण इनमें श्रमिक प्रवृत्ति भी बढ़ी है तथा नई बस्तियों का विकास हुआ है तथा नई बस्तियों का विकास हुआ है। आगे अपन बढ़ते हैं इनकी संस्कृति और समाज के बारे में। तो अपन बात करें कि इस प्रकार गौड़ जनजाति में गौड़ जनजाति के क्षेत्रों में सड़क मार्ग व रेल मार्गों की सड़क मार्ग व रेल मार्गों का जाल बिछ गया है।
दिस गया है, जिससे इनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने लगा है और इनके जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस प्रकार गौड़ जनजाति के क्षेत्र में सड़क मार्ग और रेल मार्गों का जाल बिछ गया है। इस कारण इनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने लगा है। इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आया है तथा प्राचीन रीति रिवाज और परंपराओं के पकड़ में ढील पड़ी है। यानी कि इन शहरी क्षेत्रों से इनका संपर्क बढ़ गया तो इनके प्राचीन परंपराओं में जो पकड़ थी वो ढीली हुई है, आगे बात करें, सरकार ने दास्ता का प्रतीक प्रथा, कबाड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने दास्ता का प्रतीक प्रथा, कबाड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। कबाड़ी प्रथा वो प्रथा थी जो अपने पुरानी पीढ़ी ने किसी से कर्ज ले रखा है, उनकी कई पीढ़ियां कर्ज चुकाने के लिए उनकी ऋणी रहती थी, साहूकारों के गुलाम रहती थी। इस भांति का कार्य करना पड़ता था जिसे कबाड़ी प्रथा कहते हैं। साहूकारों से कर्ज लेने के बाद उनकी कई पीढ़ी साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करती थी, जिसे कबाड़ी प्रथा कहते हैं। यानी कि सरकार ने दास्ता का प्रतीक प्रथा, कबाड़ी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। साहूकारों से कर्ज लेने के बाद उनकी कई पीढ़ियां साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करती थी, जिसे कबाड़ी प्रथा कहते हैं। आगे अपन बात करें, सरकारों के प्रयास से गौड़ जनजाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, जिससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि अपन बात कर रहे थे गौड़ समाज के आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार से संपर्क है उनके बारे में। तो गौड़ लोगों का आवासीय क्षेत्र में
औद्योगिक विकास होने के कारण कई नई बस्तियों का विकास हुआ है तथा इन बस्तियों में विद्यालय, चिकित्सालय, बैंकिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण श्रमिकों की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा नई बस्तियों का विकास हुआ है। गौड़ जनजाति के क्षेत्रों में सड़क मार्ग और रेल मार्ग का जाल बिछ गया है, जिसके कारण इनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने लगा है तथा इनकी जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आया है तथा प्राचीन रीति रिवाज और परंपराओं की पकड़ ढीली पड़ी है। सरकार ने दास्ता का प्रतीक प्रथा, कबाड़ी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। साहूकारों से कर्ज लेने के बाद उसकी कई पीढ़ियां साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करती थी। इस प्रथा को कबाड़ी प्रथा कहते हैं और इसी प्रकार अपना आगे बढ़ते हैं सरकारों के प्रयासों से